Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Chola's art and architecture. इसमें हम चोला आर्किटेक्चर के अलावा चोलास के समय की पेंटिंग्स, स्कल्पचर और लिटरेचर एंड लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है पल्लवास के समय में कि पल्लवास के टाइम पे द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया था और चोलास के समय इस आर्किटेक्चर स्टाइल को और ज़्यादा डेवलप किया गया। अभी चोला आर्किटेक्चर में भी अगर हम देखें तो जो स्टार्टिंग का टाइम था उस समय टेम्पल्स का साइज छोटा ही मिलता है और मेजरली ब्रिक्स का यूज हुआ था इन सभी टेम्पल्स के अंदर। लेकिन बाद का जो समय है, जब राजा राज चोल के समय की हम लोग बात कर ले और उनके बाद के समय में टेम्पल्स काफ़ी बड़े हो गए थे। मेजरली राजा राज चोल, देन उसके बाद राजेंद्र वन एंड देन राजा राज टू के समय तक का जो पीरियड है उस समय के पीरियड में टेम्पल्स काफ़ी बड़े साइज के हमें मिलते हैं यहाँ पे, और ये सब द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। अब इनका अगर फीचर देख लें हम लोग तो फीचर में इनका हो गया कि गर्भगृह एक तो हो गया जो सैंक्टम होता है जहाँ पे मेजर डेटी की मूर्ति रखी जाती है। अब उस गर्भगृह के ऊपर मल्टी स्टोरीज बनाई जाती थी, मल्टी स्टोरी की एक बिल्डिंग बना दी जाती थी जिसको हम विमान या श्री विमान बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल में। और श्री विमान होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे आप देखिए ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज श्री विमान। तो ये विमान हो गया और विमान के ऊपर आपको ये जो डूम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस डूम शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज शिखर। अब ये फिर से मैं इसको रिआइटरेट करता हूं इस चीज को कि साउथ इंडियन टेम्पल्स में दिस डूम शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज शिखर। लेकिन यही अगर हम शिखर बोलेंगे नॉर्थ इंडियन स्टाइल के अंदर, तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में शिखर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो जो विमान है दैट इसका सिमिलर जो एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज शिखर इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। तो यहाँ पे विमान हमें पिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर दिखता है, लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का शिखर देखेंगे तो वो हमें थोड़ा कर्व्ड शेप के अंदर दिखाई देता है। और टेम्पल्स का जो एंट्रेंस गेट है दैट इज नोन एज गोपुरम इन साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो ये हो गया हमारा शिखर, जो हमने बोला डूम शेप्ड जो स्ट्रक्चर है जो दिखाया। उसके बाद एक कलश भी है, जो ये जो ऊपर वाला जो सबसे टॉप का पार्ट बना हुआ है दिस इज नोन एज कलश। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर का, काफी बड़ा टेम्पल है और इसमें श्री विमान की 13 स्टोरीज बनी है। इन टोटल अगर स्टोरीज देख लें तो 16 स्टोरीज का ये टेम्पल बना हुआ है। अब जो सैंक्टम है, तो सैंक्टम दैट मीन्स गर्भगृह। तो गर्भगृह के आसपास का जो एरिया है उसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं डिवोटीज दैट इज नोन एज प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ क्या है? सर्कम एम्बुलेटरी पैसेज, जिसके आसपास डिवोटी एक चक्कर लगा सकते हैं गर्भगृह के। तो रिलीजियस एक ट्रेडिशन है। और इनके जो वॉल्स थे और बाकी भी जो मंदिर के एक्सटीरियर वॉल्स हैं उनके इनर वाली साइड में गॉड्स की इमेजेस लगा के डेकोरेशन की जाती थी। अब बृहदेश्वर टेम्पल में अगर देख लें हम, तंजौर के बृहदेश्वर टेम्पल में हमें स्कल्पचर्स भी दिखते हैं और पेंटिंग्स भी हमें गॉड्स की वहां पे दिखती हैं। उसके अलावा रूलर्स जो कि पैटर्न रूलर्स हैं, जो कि मेजरली यहाँ पे चोला रूलर्स ही रहे, उनकी इंस्क्रिप्शंस भी इन वॉल्स के अंदर, इन वॉल्स के ऊपर दिखाई देती हैं कहीं कहीं पे। और उनकी किसी तरह के जैसे डोनेशन किया है, इस तरीके की चीजें उन इंस्क्रिप्शंस के अंदर दी जाती थी। तो चोलास के अलावा कुछ फ्यूडेटरी रूलर्स की भी इंस्क्रिप्शंस इन टेम्पल्स में मिलती हैं। देन टेम्पल में पिलर्ड हॉल्स होते थे। इन पिलर्ड हॉल्स को क्या बोला जाता है? मंडपास। कहीं कहीं पे ये मंडपास मल्टीपल नंबर्स में भी हमें दिखाई देते हैं और इन मंडपास को अलग अलग नाम से फिर उसमें पुकारा जाता है जब एक से ज्यादा मंडप होंगे। सो ये हॉल को किसी को ये अर्ध मंडप बोला जाएगा, किसी को महामंडप। देन अगर वो किसी को डेडिकेटेड है, लाइक नंदी मंडप हमें बृहदेश्वर टेम्पल में मिलता है तंजौर में। देन ये टेम्पल्स का यूज क्या था? यहाँ पे डिवोटीज एक जगह पे खड़े होते थे, या एक तरह से मान लीजिए ऑडियंस हॉल है ये, या फिर इसको सेरिमोनियल डांसेस के लिए यूज किया जाता था बाय देवदासीस। चोलास के समय में टेम्पल कंपाउंड काफी बड़े हो गए थे। तो जो पहले गोपुरम मेन स्ट्रक्चर के पास में ही मिलता था, उसके अलावा अब गोपुरम मेन एंट्रेंस पे भी मिलने लग गया। दैट मीन्स कि पूरे टेम्पल कंपाउंड को बड़ी बड़ी वॉल्स से सराउंड कर दिया जाता था और वहां पे बड़े बड़े गेट्स लगा दिए जाते थे। उन गेट्स को हम बोलते हैं गोपुरम। देन द्वारपालास मंडपास में दिखते हैं। ये टिपिकल फीचर है द्रविडियन आर्किटेक्चर का।
ये हमने पल्लवास के समय में भी बात की थी, तो द्वारपालास को मिस नहीं करना है, ये हमारे आंसर में जरूर होना चाहिए। तो जनरली गर्भगृह के बाहर वाला जो मंडप है, उस मंडप में द्वारपालास को इंस्टॉल किया जाता था। अब यहाँ पे हम लोग आ गए वापस से स्टार्टिंग के पीरियड में, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये मेन फीचर्स है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो ये आंसर में जरूर होने चाहिए। तो पहली चीज हो गई कि एक गर्भगृह है जिसको सेंक्टम बोला जाता है। सेंक्टम के ऊपर मल्टीपल स्टोरीज बनाई गई है, उन मल्टीपल स्टोरीज को, इन टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग विमान बोलते हैं। विमान के ऊपर ये डूम शेप्ड स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज शिखर, और शिखर के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज नोन एज कलश। देन गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ बना है जिसको डेवोटीज यूज करते थे, और यहाँ पे गॉड्स की इमेजेस को इंस्टॉल किया गया है। देन वो रूलर्स के इंस्क्रिप्शंस भी हमें मिलते हैं। देन उसके अलावा आर्किटेक्चर स्टाइल में देखें तो मंडपास भी बने हुए हैं। मंडपास कहीं कहीं पे एक ही मिलता है और कहीं कहीं पे मल्टीपल मंडपास भी मिलते हैं। पर्पस क्या है? एज एन ऑडियंस हॉल। देन इस समय टेम्पल्स बड़े हो गए और चारों तरफ दीवारें बनाई गई, और इन दीवारों के बीच में बहुत बड़े बड़े गोपुरम बनाए गए। तो कहीं कहीं पे सिंगल गोपुरम है, मैक्सिमम टेम्पल्स में सिंगल गोपुरम है मेन एंट्रेंस पे, लेकिन बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में 2 गोपुरम मिलते हैं। देन द्वारपालास भी एक टिपिकल फीचर हो गया द्रविडियन आर्किटेक्चर का। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो चोलास का, इंपीरियल चोलास की बात कर रहे हैं, उनका जो अर्ली पीरियड हम देख लें, उस समय हमने पहले बोला कि मेजरली ब्रिक्स के टेम्पल बनते थे, लेकिन एक्सक्लूसिवली ब्रिक्स के भी नहीं थे। कुछ टेम्पल स्टोन्स के भी मिलते हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट है विजयालय चोलेश्वरम टेम्पल पुदुकोट्टई में। अगर इस टेम्पल की बात कर लें, स्टोन का बना हुआ टेम्पल है, और इसमें एक अलग तरह का जो फीचर हमें मिलता है वो है गर्भगृह इसका सर्कुलर शेप में है। जनरली गर्भगृह हमें स्क्वायर शेप में मिलता है, और ये सर्कुलर गर्भगृह के आसपास स्क्वायर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। तो जनरली प्रदक्षिणा पथ सर्कुलर होता है, यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ स्क्वायर है। देन गर्भगृह के बाद द्वारपालास है जो कि एक टिपिकल फीचर है। देन विमान के ऊपर डूम शेप्ड शिखर है विजयालय चोलेश्वरम टेम्पल में, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, जो कि जनरली हमें द्रविड़ स्टाइल में मिलता है, और उसके ऊपर कलश बना हुआ है एट द टॉप। तो ये देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया विजयालय चोलेश्वरम टेम्पल। सो काफी सिंपल स्ट्रक्चर है इसका वैसे, मतलब अगर बाद के टेम्पल्स हम देखेंगे तो उनके कंपैरिजन में ये टेम्पल काफी छोटा है। ये इसके हो गया विमान वाला पार्ट, और ये इसका पार्ट हो गया शिखर का, एंड उसके ऊपर यहाँ पे कलश बना हुआ है। देन कोरंगनाथ टेम्पल है, परंतक वन के समय में बनाया गया था। श्रीनिवास नल्लूर एक जगह है, वहां पे कोरंगनाथ टेम्पल है, और ब्रिक और स्टोन दोनों का यूज किया गया है। देन हिंदू गॉड्स और मिथिकल एनिमल्स के स्कल्पचर्स इसकी वॉल्स पे लगाए गए हैं। इनके अलावा अर्ली पीरियड के टेम्पल्स में नागेश्वर स्वामी टेम्पल कुंभकोणम, मूवर कोयल टेम्पल पुदुकोट्टई, और ब्रह्मपुरेश्वर टेम्पल तंजवुर, ये कुछ और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो चोलास के पहले पीरियड में हमें मिलते हैं। देन हम लोग आते हैं जो मेन पीरियड इनका, जहां पे ये बड़े बड़े टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो गया बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजवुर। देन बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ गंगईकोंडा चोलपुरम। सो इसको बृहदेश्वर टेम्पल भी बोल दिया जाता है, या सिंपली इसको शिवा टेम्पल ऑफ गंगईकोंडा चोलपुरम भी बोला जाता है। देन तीसरा हो गया ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दरासुरम। तो ये जो 3 टेम्पल है ये पार्ट बनाते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट किया गया है। तो इसीलिए ये तीनों टेम्पल्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल देख ले, पहले वाला जो तंजवुर का, ये राजा राज 1 ने बनवाया था। देन गंगईकोंडा चोलपुरम वाला बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था राजेंद्र वर्मन ने, एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल दरासुरम में बनाया था राजा राज 2 ने। सारे टेम्पल्स जो यहाँ पे हमें मिलते हैं, मेजरली टेम्पल शैविज्म को ही डेडिकेटेड है, तो इसलिए हर टेम्पल के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि शैविज्म को डेडिकेटेड है। लेकिन वैष्णविज्म और शक्ति कल्ट्स भी, इनकी ट्रेडिशंस भी यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा शैविज्म के जो नयनर थे, दैट मीन्स जो सेंट्स थे, शैव सेंट्स, उनके बारे में भी कहीं कहीं हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो शैविज्म मेन यहाँ पे चीज हो गई, थीम हो गई। देन वैष्णविज्म और शक्ति कल्ट को भी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। देन ये टेम्पल स्ट्रक्चर में अगर देख लें, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजवुर में 2 मेन गोपुरम है यहाँ पे जो पहले बात की, और 3 मंडप है। तो पहला हो गया नंदी मंडप, देन महामंडप, एंड देन मुख्य मंडप। तो मुख्य मंडप जस्ट सेंक्टम के पास है,
और ये 13 स्टोरीज श्री विमान बने हुए हैं और इन टोटल 16 स्टोरीज है टेम्पल में। अब स्कल्पचर्स देख लें, शिवा, वीरभद्र, नटराज, कालंतक, हरिहर, अर्धनरेश्वर, दुर्गा, विष्णु, ये सभी हमें यहाँ पे वॉल्स पे और प्रदक्षिणा पथ में मिलते हैं और काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। नटराज के यहाँ पे स्कल्पचर्स, देन हरिहर के स्कल्पचर्स, अर्धनारीश्वर, सारे के सारे शिवा को अलग अलग तरह की इमेजेस में डिपिक्ट करते हैं। देन उसके अलावा फ्रेस्कोस भी यहाँ पे मिलते हैं, मेजरली शिवा को डेडिकेटेड हैं और कुछ दूसरे गॉड्स को। देन कुछ रॉयल थीम्स भी इसमें है, दैट मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स इसमें दिखाया गया है। देन उसके अलावा वॉल्स एंड सीलिंग्स पे हमें इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। थोड़ा सा इसमें पेंटिंग में हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो बृहदेश्वर टेम्पल, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आपका एक आंसर का मेजर पार्ट बन जाएगा, क्योंकि बृहदेश्वर टेम्पल में टेम्पल आर्किटेक्चर भी आपका आ जाएगा। देन सेकंड, आपके इसमें स्कल्पचर्स भी आ जाएंगे जो मेजरली सारे टेम्पल्स वहां पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देन तीसरा, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर में हमें पेंटिंग्स भी मिल जाती हैं, तो म्यूरल पेंटिंग्स यहाँ पे हमें मिलती हैं। तो दैट मीन्स कि तीनों चीजें इसमें हमारी कवर हो गई। ये देख लीजिए, गोपुरम काफी बड़े हो गए थे। ये बृहदेश्वर टेम्पल का गोपुरम है, काफी बड़ा है। मेन एंट्रेंस पे हमने बोला 2 गोपुरम है यहाँ पे, तो उनमें से एक गोपुरम ये है, ठीक है। देन गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर टेम्पल है, राजेंद्र वन के समय में बना था और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो डिजाइन है दैट इज सेम लाइक तंजावुर, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, विमान भी इसका छोटा है और इसमें 9 स्टोरीज हैं। देन ऐरावतेश्वर टेम्पल पे आते हैं, राजाराज 2 ने बनवाया था, शैविज्म को डेडिकेटेड है। जो मैंने बोला कि हर उसमें मिलता है हमें, यहाँ के टेम्पल्स में शैविज्म को डेडिकेटेड है। देन वैष्णविज्म, शक्ति कल्ट एंड नायनर्स के लेजेंड्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इन टेम्पल वॉल्स पे हमें मिलती है चोलास, पांड्यास और विजयनगर रूलर्स की इंस्क्रिप्शंस। तो चोला के समय में बना था, देन उसके बाद पांड्या रूलर्स ने भी और विजयनगर रूलर्स ने भी यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस करवाए। शिवा को अलग अलग फॉर्म्स में दिखाया गया है। उसके अलावा बाकी जो पुरानी गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, या वैदिक समय के जो गॉड्स गॉडेसेस हैं, उनको भी रिप्रेजेंट किया गया, लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश। उसके अलावा रिवर गॉडेसेस लाइक गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, इन सबको भी ऐरावतेश्वर टेम्पल में रिप्रेजेंट किया गया है। और टेम्पल में एक चैरियट स्ट्रक्चर भी है, ये इस टेम्पल का चैरियट स्ट्रक्चर हो गया, ये भी हमें ऐरावतेश्वर टेम्पल में मिलता है। चोला स्कल्पचर्स के बारे में देखते हैं। चोला स्कल्पचर्स में मेजरली स्टोन स्कल्पचर्स मिलते हैं और दूसरा हमें ब्रोंज स्कल्पचर्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो टेम्पल्स के अंदर मेजरली स्टोन स्कल्पचर्स का ही यूज हो रहा था और ब्रोंज स्कल्पचर्स का यूज मेजरली यूज हो रहा था कि डेली रिचुअल्स के लिए। तो स्टोन स्कल्पचर्स अगर देख लेते हैं तो ये टेम्पल्स के वॉल्स पे, गोपुरम्स पे, प्रदक्षिणा पथ पे, ऐसी जगह पे इंस्टॉल किए जाते थे। मेजरली नटराज, तिरुपुरंतक, लिंगोभवा, भिक्षतना, वीरभद्र, कालांतक, तो ये सब हो गए शिवा के अलग अलग फॉर्म्स हैं, इनको डिपिक्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी जो पुरानिक और जो वैदिक गॉड्स हो गए उनको भी डिपिक्ट करते हैं, लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, गंगा, यमुना, कावेरी। तो ये सारा सबका डिपिक्शन चोला स्कल्पचर्स में होता है। देन इनके अलावा इंपॉर्टेंट है हरिहर, जो कि हाफ शिवा और हाफ विष्णु की फॉर्म में है, दोनों की स्ट्रेंथ को एक कॉम्बिनेशन के अंदर ये दिखा रहा है। देन अर्धनरीश्वर, ये भी स्कल्पचर काफी इंपॉर्टेंट है, ये शिवा और पार्वती का यूनियन यहाँ पे दर्शाता है। देन चोला पीरियड के समय जो हमने बोला कि ब्रॉन्ज इमेजेस का मेजरली यूज हो रहा था डेली रिचुअल्स के लिए, उसके अलावा प्रोसेशंस के लिए, टेम्पल फेस्टिवल्स के लिए, वहां पे ब्रॉन्ज इमेजेस का यूज होता था। टेक्निक क्या थी? सायर पर्ड्यू की टेक्निक को यूज किया जा रहा था ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाने के लिए। इस टेक्निक को लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोला जाता है। तो ये क्या है ये टेक्निक? लॉस्ट वैक्स टेक्निक कैसे यूज की जाती थी स्कल्पचर बनाने के लिए? सबसे पहले वैक्स से एक फिगर बनाया जाता था, जैसा फिगर आपको ब्रोंज में चाहिए उसी तरह का फिगर वैक्स से पहले बनाया जाएगा। उसके ऊपर क्ले का मोल्ड बना दिया जाता था। तो क्ले का मोल्ड बनाने के बाद उसको सूखने देते थे, देन उसको हीट करते थे और क्ले में नीचे छोटा सा एक होल कर देते थे। तो जैसे जैसे उसको हीट किया तो वैक्स उसमें मेल्ट हो जाएगी और सारी की सारी वो क्ले से बाहर चली जाएगी। तो अब बच गया क्ले का मोल्ड। अब ब्रोंज को, जो ब्रोंज मेटल है, उसको भी मेल्ट कर दिया जाता था और इस मोल्ड के अंदर डाल दिया जाता था। देन इसको ठंडा कर देते थे और उसके बाद
जो मोल्ड है उसको हटा दिया जाता था। तो अंदर बच गया क्या, ब्रोंज का स्कल्पचर, जो हमने वैक्स के फिगर के थ्रू अभी बना लिया है। तो इस तरह से लॉस्ट वैक्स वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता था। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया है, ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। अब फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज होता था, मुद्रास का यूज होता था रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को बताने के लिए। ब्रोंज स्कल्पचर्स नटराज के बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पूरा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इस तरह का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ नटराज या सिंबोलिज्म विच इज डिपिक्टेड इन नटराज स्कल्पचर्स। तो शिवा को डांसिंग पोज में इसमें दिखाया गया है। आर्टिसंस की स्किल्स काफी अच्छी है, और ये स्किल्स होने की वजह से हालांकि कोई भी ऑर्नामेंटेशन यूज नहीं हुआ है, फिर भी ये स्कल्पचर्स काफी एलिगेंट और ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। नटराज को डिपिक्ट किया गया है एज लॉर्ड ऑफ द कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो संसार का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यहां से डिपिक्ट किया जाता है। शिवा के आसपास एक सर्कल ऑफ फ्लेम बना हुआ है जो यूनिवर्स को सिंबलाइज करता है, और इस यूनिवर्स की जो ये सर्कल ऑफ फ्लेम है, इसकी फायर शिवा के लेफ्ट रेयर पाम के अंदर है। सो दैट मीन्स शिवा ने ये फायर को होल्ड कर रखा है। यहां देखते हैं हम लोग, ये लेफ्ट रेयर आर्म है, और ये देख लीजिए इनका पाम, ये पाम में ये इन्होंने ये फायर को जो है पकड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे दर्शा रहे हैं। देन सेकेंड चीज इसमें देख लीजिए, इनका जो इनकी ये फ्रंट आर्म है, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, और ये लेफ्ट लेग इनकी अप्रेज्ड है, और ये क्या सिग्निफाई करती है, दिस सिग्निफाइज लिबरेशन। तो ये सारा सिंबलिज्म आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये काम में आ सकता है। अब इनका राइट फुट जो है ये दबा रहा है एक डीमन को, डीमन का नाम है अप्समरा। सो अप्समरा किसको सिंबलाइज करता है, इग्नोरेंस को। दैट मीन्स ये डिपिक्शन हो रहा है नॉलेज का, इग्नोरेंस को दबा के। देन इनका जो ये हाथ है, दैट मीन्स राइट फ्रंट हैंड, वो अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। दैट मीन्स इट सिग्निफाइज फियरलेसनेस, और इनका राइट हैंड ड्रम होल्ड किए हुए है। अब इनके पीछे क्रेसेंट मून भी दिखाया जाता है। सो क्रेसेंट मून क्या सिंबलाइज कर रहा है, दैट सिंबलाइजेस द टाइम साइकिल थ्रू विच क्रिएशन इवॉल्व फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। सो वो क्रेसेंट में बिगिनिंग भी समझ में आ जाती है, उसमें सिंबलाइज कर दी जाती है, और उसका एंड भी, साइकिल का एंड भी उसी के थ्रू दर्शाया जा रहा है। अब शिवा के मैटेड लॉक्स हैं हेयर्स के, और हमें पता है कि वो क्या दर्शा रहा है, दैट सिग्निफाइज द फ्लो ऑफ गंगा रिवर। लेकिन वो फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, तो मेजर सिग्निफिकेंस इसका यही है कि गंगा के फ्लो को सिंबलाइज तो कर रहा है, बट इट ऑल्सो सिग्निफाइज द कंट्रोलिंग ऑफ दिस फ्लो। तो ये हो गया नटराज की मूर्ति के बारे में। अब हम आते हैं चोला पेंटिंग पे। सो चोला पेंटिंग एज सच सेपरेटली क्वेश्चन पूछने का चांस कम है, लेकिन आर्किटेक्चर में आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग एंशिएंट कल्चर में, या कुछ इस तरह का जहाँ पे क्वेश्चन आए, जहाँ पे आप इसको एज बॉर्डर मटेरियल यूज किया जा सकता है चोला पेंटिंग को। सो मेजरली जो चोला पेंटिंग है वो बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां से हमें म्यूरल पेंटिंग्स मिली है। सो बृहदेश्वर टेम्पल की जो वॉल्स एंड सीलिंग्स हैं प्रदक्षिणा पथ की, वहां से पेंटिंग्स मिलती हैं, म्यूरल पेंटिंग्स से उनको डेकोरेट किया जा रहा है, लेकिन काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी हैं, बिकॉज इनके ऊपर बाद में नायक रूलर्स ने और ज्यादा पेंटिंग कर दी थी। देन एएसआई को काफी ज्यादा मशक्कत से इसको सेफली उभारना पड़ा, और नायक पेंटिंग्स को भी बचाना पड़ा। सो मेजर थीम यहाँ पे रिलीजियस है, क्योंकि मेनली ये टेम्पल्स में मिलती है, और ज्यादातर शैविज्म को ही डेडिकेटेड है, और कुछ कुछ पेंटिंग्स में किंग्स को भी डिपिक्ट किया गया है। इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि किंग का डिपिक्शन है, रूलर्स के पोर्ट्रेट भी दिखाए गए हैं, तो काफी अर्ली स्टेजेस में है ये। तो ठीक है, इसमें आगे और देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। देन इसमें किसका यूज हो रहा था, लाइमस्टोन मिक्सचर का यूज हो रहा था, स्टोन के ऊपर अप्लाई किया जाता था। देन उसके बाद ऑर्गेनिक कलर्स का यूज करके पेंटिंग की जाती थी। सो एक पेंटिंग में राजा राज वन को दर्शाया गया है, जो अपने प्रिसेप्टर से बातचीत कर रहे हैं, प्रिसेप्टर की बात सुन रहे हैं। देन एक दूसरी पेंटिंग है जहां पे नटराज पोज में शिवा को दिखाया गया है, और राजा राज उनकी क्वींस के साथ और बाकी लोगों के साथ इनको वर्शिप कर रहे हैं। तो ये अर्लीस्ट पोर्ट्रेट आप बोल सकते हैं। ये देख लीजिए, ये राजा राज जो हम बोल रहे हैं प्रिसेप्टर के साथ थे अपने, तो ये यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है जो दर्शाया गया है।
देन ये सीलिंग है, ये सीलिंग का बृहदेश्वर टेम्पल में एक नंदी मंडप है, उसकी सीलिंग को इस तरह से डेकोरेट किया गया है और इसमें भी रिलीजियस कुछ सिंबलिज्म दिखाई देता है। लिटरेचर और लर्निंग देख रहे हैं चोला पीरियड के समय की। तिरुमुरई, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, 12 वॉल्यूम कंपाइलेशन है इसका, नयनार सेंट्स पोइट्री का। तो नयनार सेंट्स कौन है? जो शैव रिलीजन से जो सेंट्स रिलेटेड हैं उनको हम नयनार सेंट्स बोलते हैं। सो इनका कंपाइलेशन 12 वॉल्यूम के अंदर लिखा गया है, वो पूरा बोलता है तिरुमुरई। सो तिरुमुरई में से जो पहली 7 वॉल्यूम है उसको तेवरम नाम से जाना जाता है। तेवरम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पल्लवा पीरियड में उनको उनका कंपोजिशन हुआ था। सो इस समय 11th वॉल्यूम जो थी तिरुमुरई की, वो नंबी ने लिखी थी। ही वॉज पेट्रोनाइज बाय राजा राज वन। इसके अलावा उन्होंने संबंदर, अपर और सुंदरर जो कि पल्लवा पीरियड में थे, इन सेंट्स की लिखी हुई तेवरम जो थी उसको इन्होंने कंपाइल किया था। और इस समय चोला पीरियड में 12 की 12 जो वॉल्यूम थी तिरुमुरई की वो कंपाइल कर दी गई थी। दैट मीन्स तिरुमुरई वॉज कंप्लीटेड इन दिस पीरियड। देन उसके अलावा पेरिया पूर्णम जो कि 12th वॉल्यूम है तिरुमुरई की, वो सेकिजर ने लिखी थी। इसको तिरुतोंतर पूर्णम भी बोला जाता है। सेकिजर एक मिनिस्टर थे कुलुथुंगा टू के, और इसका थीम क्या है? दैट इज द लाइफ ऑफ 63 नायनर्स। सो 63 जो शैव सेंट्स थे उनकी लाइफ को ये डिपिक्ट करता है। 5 तमिल एपिक्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है संगम लिटरेचर में। तो उनमें से 2 तो अर्लियर पीरियड में लिखे गए थे, दैट इज शिलापतिग्रम एंड मणिमेखलई। उसके अलावा 3 और हैं, शिवाका चिंतामणि, कुंडलाकेशी और वलयपति। ये तीनों भी 5 ग्रेट तमिल एपिक्स है, उन्हीं का पार्ट बनते हैं। शिवाका चिंतामणि एक जैन एसेटिक तिरुतक्कतेवर के द्वारा लिखी गई थी, और कुंडलाकेशी थोड़ा बुद्धिस्ट उसमें टच आता है, दैट इज रिटन बाय नताकुप तनर। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा मुश्किल हो रहा है नाम लेने में, ठीक है। उसके अलावा वलयापति जो है दैट इज रिटन बाय एन अननोन ऑथर। सो ये पार्ट बन गया 5 ग्रेट तमिल एपिक्स का जो इसी पीरियड में कंपोज की गई थी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामावतारम, जिसको कंबन की रामायण भी बोला जाता है या सिंपली कंबा रामायण बोला जाता है। इट वॉज कंपोज्ड बाय कंबार इन 12th सेंचुरी। सो ये पहली बार तमिल में रामायण को एक तरह से या तो ट्रांसलेट बोल सकते हैं किया था, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में और कुछ स्टोरी लाइन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस इसमें जरूर दिखाई देते हैं। देन कलिंगा तुप्परानी, ये लिखा गया है जयम कोंडर द्वारा। जयम कोंडर कौन थे? ये एक तमिल पोइट थे, और इस पोयम में ये कुलोतुंगा चोला वन की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ यूलोजी ऑफ कुलोतुंगा चोला वन, एंड इसमें कलिंगा किंग के अगेंस्ट जो वॉर लड़ा गया था उसके बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। देन उत्ताकुथर जो कि कोर्ट पोइट रहे पहले विक्रम चोला के, उसके बाद कुलोथुंगा टू के, एंड देन उसके बाद राजा राज टू के। तो 3 रूलर्स का ये कोर्ट पोइट रहे। इन्होंने विक्रम चोलनुल्ला, देन कुलोथुंगा चोलनुल्ला और राजा राजन उल्ला, एंड देन कुलोथुंगा चोलन पिल्लई, ये टेक्स्ट इन्होंने लिखे थे। ये सारी रचनाएं जाती हैं उत्ताकुथर के नाम पे, ठीक है। उसके अलावा हमने कांचीपुरम के बारे में पहले डिस्कस किया था कि कांचीपुरम जो है वो लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा एंशियंट टाइम में साउथ इंडिया के अंदर। तो सेंटर ऑफ लर्निंग कांचीपुरम भी रहा, और उसके अलावा कुछ और भी प्लेसेस थे जो सेंटर ऑफ लर्निंग रहे, और मेजरली टेम्पल्स और मठ्स के अंदर लर्निंग करवाई जाती थी। चोला पीरियड के समय म्यूजिक का भी डेवलपमेंट हुआ, जो बाद में कर्नाटिक म्यूजिक का बेसिस बना। बाकी हमने देखा टेम्पल्स के अंदर जब हम लोग पहले आर्किटेक्चर देख रहे थे तो देवदासीज का सेरेमोनियल डांस भी होता था। सो वो सेरेमोनियल डांस से हुआ क्या कि एक डांस को एक नई सेपरेट आर्ट की तरह उभरना यहाँ से शुरू हो गया। सो यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करते हैं। ये हमारा हो गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर चोला पीरियड का। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।